नमस्कार। मैं हर्षद जानी सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के साथ पुनः एक बार आप लोगों के सामने हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विषय की शुरुआत करने से पहले एक सुंदर सा सुविचार कि भरोसा भगवान पर है तो जग जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो जो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो आपकी चाहत और इच्छा के साथ आपके भरोसों पर तसल्ली करते हुए एक सुंदर सी 1 मिनट की प्रार्थना करते हैं मिलकर। सुंदर सी प्रार्थना के साथ, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि अगले वीडियो के अंतर्गत हमने लेसन जो 5वां है गरीबी वाला पूरा कर दिया था। आज हम एक नई लेसन की शुरुआत करने जा रहे, लेसन नंबर 6, जिसका नाम है बेरोजगारी। बेरोजगारी के संदर्भ की अगर मैं बात करूं तो ये लेसन के अंतर्गत मैं उन मुद्दों को ही समावेश करूंगा जिन मुद्दों का समावेश आपकी किताब के अंतर्गत हुआ है। यदि पेज नंबर 65 पर आप लोग जाते हो तो उसमें लिखा है, ये तो प्रस्तावना है, पर प्रस्तावना के संदर्भ में जो पैराग्राफ आप लोगों को इसमें जानकारी मिलेगी कि भारत में कौन कौन सी मुख्य बेकारी है। तो विश्व में ज़्यादातर गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मंदी जैसी आर्थिक और सामाजिक कई प्रकार की समस्या विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, और जब तक ये विकासशील देश इसके प्रयत्न के साथ इन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक इस समस्याओं का समाधान करना उन देशों के लिए संभव नहीं है। ये समस्या बढ़ने के पीछे के कारण भी आप लोगों को आपके प्रस्तावना के अंतर्गत दिए हैं कि भाई बेरोजगारी की समस्या जो बढ़ रही है उसके पीछे का एक मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, और खासकर नीची आय की वजह से इस समस्या का प्रमाण बढ़ रहा है। ये प्रस्तावना, इसके अंतर्गत कोई प्रश्न या सवाल का कोई प्रश्न आता नहीं है, फिर भी 2 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत बन सकते। एक, विश्व कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है, और दूसरा, इस समस्याओं के पीछे का मुख्य कारण कौन कौन सा है, बढ़ती हुई जनसंख्या। और तीसरा मुद्दा बनाना हो तो ये समस्या अधिकतर कौन से देशों में अधिकतर देखने को मिलती है, तो आपका उत्तर रहेगा विकासशील। अब मैं बात कर रहा हूँ बेरोजगारी की। बेरोजगारी की शुरुआत करूँ उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंतर्गत उन मुद्दों को ही लिया है जो मुद्दे आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। सबसे पहला अर्थ है बेरोजगारी का अर्थ, अर्थात इसके अंतर्गत दिया है कि क्रियाशील व्यक्ति की कार्यरहित होने की परिस्थिति। बहुत सरल सी परिभाषा है कि क्रियाशील व्यक्ति अर्थात काम करने की क्षमता वाला व्यक्ति यदि बिना काम का रहे तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। मैं परिभाषा आपको लोगों को लिखवा देता हूँ, यदि लिखना हो तो लिख दो कि प्रवर्तमान वेतन दर पर यदि व्यक्ति की काम करने की इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी यदि व्यक्ति को काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगार, और ऐसी देश की स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। पुनः एक बार, प्रवर्तमान वेतन दर पर काम करने की इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति यदि काम प्राप्त नहीं करता तो उसको बेकार
और ऐसी स्थिति को बेकारी अथवा बेरोजगारी कहा जाता है। किताब की परिभाषा लिखनी हो तो कि क्रियाशील व्यक्ति की कार्य रहित होने की परिस्थिति, अर्थात बेरोजगार केवल श्रमिक ही नहीं हो ऐसा नहीं है, अपितु उत्पादन के अन्य साधन भी बेरोजगार हो सकते हैं। उत्पादन के साधनों में जमीन है, श्रम है, पूंजी है वगैरह। पर इन शॉर्ट आपको ये पैराग्राफ के अंतर्गत एक परिभाषा याद रखनी है कि क्रियाशील व्यक्ति की कार्य रहित होने की परिस्थिति, अर्थात प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति यदि बेकार रहे तो उसे बेरोजगारी कहा जाता है। प्रोफेसर पिगू नाम के जो विद्वान है उसने मस्त परिभाषा दी है कि कोई भी व्यक्ति केवल तभी बेरोजगार कहा जाएगा जब उसे काम करने की इच्छा हो फिर भी काम न मिले। मैंने आगे यही तो बताया कि व्यक्ति की काम करने की इच्छा तो है, लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति को काम न मिले तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। मतलब पहला परिभाषा, दूसरा परिभाषा किसने दी तो कि प्रोफेसर पिगू ने। एक बार पुनः, प्रवर्तमान वेतन दर पर व्यक्ति की काम करने की इच्छा शक्ति और तैयारी होने के बावजूद भी यदि व्यक्ति को काम न मिले तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। अब बेरोजगारी की जो स्थिति, आगे का जो मुद्दा आप लोगों को बनाना है, बेरोजगारी की परिस्थिति दो तरह की होती है, एक तो ऐच्छिक और दूसरी अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब व्यक्ति को काम मिल रहा है, ऐच्छिक का मतलब होता है कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति और तैयारी होने के बावजूद भी यदि व्यक्ति काम प्राप्त न करे तो अनैच्छिक, मतलब व्यक्ति की इच्छा तो है फिर भी उसको काम प्राप्त नहीं हो रहा है तो अनैच्छिक हुआ। अर्थात व्यक्ति की इच्छा है फिर भी उसको काम नहीं मिलता तो अनैच्छिक बेकारी। और दूसरी है स्वैच्छिक बेकारी। किसे कहते हैं स्वैच्छिक बेकार? तो कि व्यक्ति की काम करने की इच्छा शक्ति है और शक्ति न हो, इच्छा तो व्यक्ति की काम करने की इच्छा और शक्ति दोनों न हो और वो वेतन दर, प्रवर्तमान वेतन दर पर काम कर के बिना बैठा रहे तो उस व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको काम तो मिल रहा है पर व्यक्ति अपनी इच्छा से बेकार बनाए तो उसको स्वैच्छिक बेकार कहेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक, आपको लंबा चौड़ा नहीं लिखाना है। एक स्वैच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब काम मिल रहा है फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, और दूसरा अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब इच्छा है फिर भी उसको काम नहीं मिलता। पहला परिभाषा, दूसरा पिगू ने दी, तीसरा उसका दो प्रकार, स्वैच्छिक और अनैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब काम मिल रहा है फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, और अनैच्छिक मतलब काम करने की इच्छा है पर काम नहीं मिलता। अब पांचवा मुद्दा कि बेरोजगारी में कौन सी उम्र के लोगों का समावेश होता है तो कि 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के लोगों का ही बेकारी के अंतर्गत समावेश होता है। पुनः एक बार, 15 से लेकर 64 वर्ष के लोगों का ही इसमें समावेश होता है। अर्थात आप लोगों को इसके अंतर्गत, तो सर किसका समावेश नहीं होता है? तो इसमें देखो दिया है, बालक है, वृद्ध है, अशक्त व्यक्ति है, अपाहिज है, इन लोगों का समावेश स्वैच्छिक बेकारों के अंतर्गत माना जाता है। उनकी काम करने की इच्छा तो है लेकिन उनको काम नहीं मिलता। इन शॉर्ट 5 मुद्दे, परिभाषा, पिगू ने परिभाषा दी, उसके 2 प्रकार है स्वैच्छिक और अनैच्छिक, बेकारी में कौन सी उम्र के लोगों का समावेश होता है और किसका समावेश होता नहीं है। आगे का जो टॉपिक है वो बेरोजगारी के प्रकार। अब ऐसे तो बेरोजगारी के कई प्रकार है, पर बेरोजगारी के मुख्य प्रकार की यदि मैं बात करूं तो जो पहला, बेरोजगारी को जानने के लिए, उनके स्वरूप को जानने के लिए राजकृष्ण समिति रिपोर्ट प्रस्तुत हुई 2011 और 12 में। उसके अनुसार उसने बेरोजगारी को 4 तरह से पहचानने का प्रयत्न किया। बेरोजगारी के प्रकार को जानना है तो 4 तरीके, एक समय, दूसरा आय, तीसरा सहमति और चौथा उत्पादकता। तो उसके अंतर्गत की यदि मैं बात करूं तो समय के आधार पर
बेरोजगार किसे कहते हैं? तो देखो किताब में दिया है कि जिस व्यक्ति के पास काम करने की वृत्ति हो, शक्ति हो, लेकिन एक सप्ताह के अंतर्गत उसको 28 घंटे या उससे कम काम मिले। इन शॉर्ट, व्यक्ति की काम करने की इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति को एक सप्ताह में 28 घंटे या तो उससे कम काम प्राप्त हो तो उसे समय के आधार पर बेकार कहा जाएगा। अर्थात एक सप्ताह में 28 घंटे से अधिक लेकिन 42 घंटे से कम समय के लिए यदि काम मिले तो उसे समय के आधार पर बेकार कहा जाता है। एक ही मुद्दा आपको याद रखना है कि यदि व्यक्ति को एक सप्ताह में 42 घंटे से कम और 28 घंटे से अधिक काम मिलता है तो उसको समय के आधार पर बेकार कहा जाता है। नंबर 2 के आय के आधार पर। आय के आधार पर किसको कहेंगे? तो व्यक्ति के काम करने के पश्चात भी व्यक्ति उतनी आय नहीं कमा पाता कि जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पुनः एक बार, काम करने के बावजूद भी व्यक्ति उतनी आय नहीं कमा पाता जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके तो उसे आय के आधार पर बेकार कहा जाएगा। अर्थात उदाहरण दो सर, तो व्यक्ति का खर्च प्रति महीने 30,000 है लेकिन व्यक्ति की आय 15,000 है, अर्थात 15,000 उसका खर्च है 30,000 और आय केवल 15,000, तो अपने घर को ठीक तरह से चला नहीं पाता, इसलिए उनको आय के आधार पर बेकार या बेरोजगार कहा जाता है। नंबर 3, सहमति के आधार पर बेकार। तो मैंने उसकी परिभाषा लिखी है, लिखनी हो तो लिख लीजिएगा कि व्यक्ति की जहाँ इच्छा हो, व्यक्ति की जहाँ इच्छा हो वहाँ कार्य न मिले, उसे अपनी इच्छा के बिना जहाँ काम करना पड़े। अर्थात व्यक्ति को काम करना है शिक्षक का लेकिन उसको काम मिल रहा है हीरे का, तो व्यक्ति वहाँ पर बेकार बन जाता है, तो उस व्यक्ति को सहमति के आधार पर बेकार कहते हैं। फिर से एक बार, कि व्यक्ति की जहाँ इच्छा हो वहाँ पर उसको काम न मिले लेकिन व्यक्ति को अपनी इच्छा के बिना जहाँ पर काम करना पड़े उस व्यक्ति को सहमति के आधार पर बेकार कहा जाता है। सर उदाहरण दो। तो दिया है कि सीए की डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्लर्क का काम करना पड़े, या तो बीएड या शिक्षक की नौकरी करने वाले को साड़ी मार्केट में काम करना पड़े, तो उसकी डिग्री तो है शिक्षक की, तो इसकी इच्छा तो शिक्षक की है लेकिन उसको शिक्षक की नौकरी नहीं मिल रही है तो उसको साड़ी मार्केट में मजबूरन काम करना पड़ रहा है, तो उसको सहमति के आधार पर बेकारी कहा जाता है। और चौथा जो मुद्दा है वो है उत्पादकता के आधार पर। परिभाषा मैंने लिखी है कि व्यक्ति की अधिक उत्पादन करने की इच्छा शक्ति के बावजूद भी व्यक्ति को कम उत्पादन करना पड़े। अर्थात व्यक्ति की उत्पादन करने की क्षमता तो बहुत अधिक है लेकिन परिस्थिति की वजह से उसको कम उत्पादन करना पड़े तो उसको उत्पादकता के आधार पर बेकार कहा जाता है। उदाहरण दो सर। व्यक्ति एक दिन का 20 मीटर कपड़ा बनाने की क्षमता रखता है लेकिन मार्केट में मंदी होने के कारण केवल 10 मीटर कपड़ा ही बनाने के अनुरूप है। यह तो दूसरा मुद्दा कि व्यक्ति काम करने की क्षमता तो रखता है पूरे दिन की 15 घंटे लेकिन उसको केवल 10 घंटे ही काम मिलता है, तो उसको उत्पादकता के आधार पर बेकार कहा जाता है। इस प्रकार बेकारी के प्रकारों के समझने के लिए उसके 4 मापदंड को देखना रहेगा और वो 4 मापदंड के आधार पर एक समय, दूसरा आय, तीसरा सहमति और चौथा उत्पादकता, सभी के 4 दो मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत बनाने रहेंगे। अर्थात ये 3 अंकों का सवाल आपका पूरा हुआ कि बेरोजगारी के मापन के स्वरूप 4 स्वरूप है, समय के आधार पर, आय के आधार पर, सहमति के आधार पर और
उत्पादकता के आधार पर। इस तरह से ये मुद्दा अंत तक आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे संपर्क नंबर हर्षद जानी 9825581539 संपर्क कर सकते हैं। पुनः एक बार 2 मुद्दे हमने पढ़े इसमें, एक बेकारी का अर्थ 5-6 मुद्दे पढ़े और दूसरा बेरोजगारी के मापन के स्वरूप। अंत तक वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।